हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 3 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 3 हमारे पास था क्या, एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होता है एंड कौटिल्याज टैक्सेशन पॉलिसी। इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि चाणक्य की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टैक्सेशन पॉलिसी थी, उनके गवर्नेंस के और पॉलिटिक्स को संभालने के कौन कौन से तरीके थे, वो सब हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी कि आज की वीडियो में हम ऑलमोस्ट चाणक्य को स्टडी करेंगे और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333, यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। जैसा कि आज की वीडियो में हम चाणक्य को डिस्कस करने वाले हैं और उनकी टैक्सेशन पॉलिसी को स्टडी करेंगे और ये समझेंगे कि उस टाइम में और आज के टाइम में क्या डिफरेंसेस हैं और उस टाइम में टैक्सेशन पॉलिसी कैसी थी और अब के टाइम पीरियड में टैक्सेशन पॉलिसी किस प्रकार की है। तो हम सब जानते हैं जो चाणक्य हैं, ठीक है, वो उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, यानी कि वो खुद एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण एजुकेटर थे, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 375 BCE या फिर 370 BCE, ठीक है, वो अलग अलग बुक्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो BCE का मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है तो आप लोगों ने इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की बुक लिखी थी, जिसको हम जब इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है, और अलग सीरीज में उसको स्टडी भी करते हैं, ठीक है, जहां पे उन्होंने कुछ तरीके बताए, ठीक है, कि कैसे हम टैक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से रूल करना चाहिए, पॉलिटिक्स किस तरीके से संभालनी चाहिए, गवर्नेंस किस तरीके का होना चाहिए, सब कुछ उन्होंने वहां पे बताया, ठीक है। और इनका जन्म कहां पे हुआ था, तक्षशिला में हुआ था। ये भी चीज जरूर ध्यान रखना, जो कि प्रेजेंट में कहां पे है, पाकिस्तान में या फिर साउथ इंडियन की तरफ, ठीक है। तो अब समझते हैं इनके बारे में कुछ और चीजें कि कैसे इन्होंने एक सिंगल लाइफ में इतनी सारी चीजें अचीव की। एक अच्छे एजुकेटर भी थे, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या, मौर्यन एम्पायर के फाउंडर रहे हैं ये, है ना, क्योंकि इन्होंने मौर्यन एम्पायर क्रिएट किया है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊं तो उस टाइम पे एक रूलर हुआ करता था जिसको क्या बोलते हैं, महापद्मानंद, ठीक है। तो जब चाणक्य उनके दरबार में गए, उन्हें ये समझाने के लिए कि कुछ पर्शियन लोग हम पे अटैक करने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम पे अलेक्जेंडर, जिसको हम सिकंदर बोलते हैं, ठीक है, वो जो है कहीं ना कहीं एक तरह से रूल करने के पीछे आ रहा था इंडिया की तरफ, क्योंकि उसे एक तरह से बोलते हैं ना कि भाई वो विश्व विजेता बनना चाहता था। तो उसके अचीवमेंट में अब एक दिक्कत रह गई थी कि उसे इंडिया अचीव करना था, यानी कि इंडिया को जीतना था। तो जो चाणक्य जी हैं वो गए कहां पे, महापद्मानंद के पास। उनको बोले कि वहां के राजा को कि अब जो है ना पर्शियन लोग यहाँ पे अटैक करने वाले हैं, ठीक है, और आपको अपनी सेना को थोड़ा सा ना तैयार करना पड़ेगा उस अटैक से सर्वाइव करने के लिए और इंडिया को बचाए रखने के लिए। वैसे इंडिया तो उस टाइम नाम नहीं पड़ता, भारत को बचाए रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक तरह से महापद्मानंद उस टाइम पे एक बहुत बड़ा रूलर उभर के आया था, ठीक है, जिसके पास इतने सारे राज्य थे, वो भी कंट्रोल में थे, एक बहुत अच्छी खासी सेना थी और उसने एक तरह से पूरा हॉरिजॉन्टल जो है ना एक्सपेंशन कर रखा था। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन समझते हो आप लोग, जैसे कि इंडिया है, इंडिया नॉर्थ की तरफ भी है, साउथ की तरफ भी है, और एक है पूरा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। तो उसने एक तरह से पूरा अखंड भारत का निर्माण जो है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन वो कर रखा था, क्योंकि उस टाइम के लोग जो है ना, जो भी रूलर्स रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ो, कभी साउथ की तरफ नहीं आते थे, क्योंकि साउथ अचीव करना अपने आप में बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो साउथ है उसके रूलर्स ऑलमोस्ट और उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, तो उनको जितना बहुत मुश्किल था। तो उस टाइम के सिर्फ और सिर्फ जो किंग है ना, वो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन पे ध्यान देते थे और बहुत कम रूलर्स ऐसे हुए हैं, वो भी खासकर मुगल एम्पायर में जो औरंगजेब वगैरह है वो सब गए थे साउथ की तरफ, वो भी थोड़े बहुत ही, वो भी उतना कुछ खास उखाड़ नहीं पाए उस टाइम पे। लेकिन जो चाणक्य हैं, ठीक है, उन्होंने समझाया कि भाई महापद्मानंद भाई मान जाओ, ठीक है, जो भी पर्शियन रूलर्स हैं ये आएंगे, ठीक है, वो ये कहीं ना कहीं कब्जा करेंगे और बहुत ज्यादा हानि पहुंचाएंगे, किसको, भारत को। तो उस टाइम पे भाई वो अपने अहंकार में चूर, कौन, महापद्मानंद, वो बोला कि भाई ये क्या सिखाएगा मुझे, ठीक है, ये ब्राह्मण, ठीक है, भाई तेरे को जो चाहिए वो ले, निकल, गांव दे रहा हूँ तेरे को, पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, खामखा ज्ञान मत दे यहाँ पे। तो उसने थोड़ा सा मिसबिहेव किया, किसके साथ, चाणक्य जी के साथ, यानी कि एक मतलब बहुत गंदा व्यवहार किया उस टाइम पे, ठीक है, और मतलब उनको अपमानित किया, शायद मारा वगैरह भी, ठीक है, उनकी चोटी खोल दी, जो चोटी बांध रखी थी। तो उस टाइम पे चाणक्य जी ने ना प्रण लिया था कि जब तक,
ठीक है, जब तक मैं तुम्हें इस गद्दी से हटा नहीं देता, ठीक है, तब तक मैं इस शिखा को नहीं बांधूंगा। और वो कसम थी जहाँ से स्टार्ट हुई उनकी एक इंपॉर्टेंट जर्नी कि उन्होंने एक बच्चे को बड़ा किया, ठीक है, जिसका नाम क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उसे एजुकेट किया, उसे हर तरह की विद्या प्रदान की उन्हें, ठीक है, एक मिनट रुकना, चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने उन्हें गोद लिया, उन्हें एजुकेट किया, उन्हें पॉलिटिक्स सिखाई, ठीक है, उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई, उन्हें और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सिखाई, ताकि वो जब थोड़े से बड़े हों, ठीक है, तो एज ए रूलर उभर के आए, ठीक है, और उनके अंदर वो गुण भी दिख रहे थे रूलर वाले, ठीक है। फिर उन्हें प्रॉपर तरीके से उन्हें तैयार किया गया, सिर्फ किस लिए, ताकि वो जब बड़े हों, ठीक है, अपने यंग एज में आए तो वो महापद्मानंद को खत्म कर सके, उन्हें राजगद्दी से हटा सके। और जैसे कि उन्होंने किया भी, और इस तरीके से शुरुआत हुई मौर्य वंश की, ठीक है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं कि फाउंडर ऑफ मौर्यास, ठीक है। तो चाणक्य ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है, मौर्य वंश के इस्टेब्लिशमेंट में। और एक चीज और इंपॉर्टेंट, सिर्फ उन्होंने यहाँ पर रुके नहीं, वो जब मौर्य वंश इस्टेब्लिश हो गया, वो प्रॉपर तरीके से चले, एक तरीके से अखंड भारत का निर्माण हो, ठीक है, तो वो सब चीजें भी चाणक्य ने देखी। उन्होंने और भी चीजें वहाँ पे लॉन्च की, उन्होंने पॉलिटिक्स अच्छे तरीके से प्ले करी कि भाई हमारे जो है ना पॉलिटिकल रिलेशंस बाकी स्टेट के साथ काफी अच्छे होने चाहिए, बाकी राज्यों के साथ काफी अच्छे तरीके से होने चाहिए, ठीक है। यही नहीं, उस टाइम पर उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने चंद्रगुप्त को बोला कि आपको जो है ना वॉर से अच्छा है कि आप मैट्रिमोनियल अलायंस यानी कि शादी करते रहो अन्य राजाओं के साथ, जो भी उनकी डॉटर वगैरह होंगी, ताकि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ और कोई भी पर्सन अपने रिलेशनशिप या फिर अपने रिलेटिव के साथ अटैक में नहीं आता, वॉर में नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट लेने के लिए हम जो है वो वॉर से नहीं करेंगे, हम मैट्रिमोनियल अलायंस फॉलो करेंगे, यानी कि जिसके जरिए हम जो है दूसरे राजाओं का सपोर्ट ले पाए और वो हमारे ऊपर कभी अटैक भी नहीं करेंगे क्योंकि हम उनके रिलेटिव्स हैं। तो इस तरीके से जो है ना चाणक्य ने कहीं ना कहीं पूरा अखंड भारत जो है ना उस टाइम पे बनाया था, यानी कि इकोनॉमी अच्छी करी, पॉलिटिक्स अच्छी करी, गवर्नेंस सिखाई, ठीक। और उन्होंने ये भी सिखाया कि हम जो है ना, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को ये भी सिखाया कि हम जो है ना रूल करेंगे लेकिन प्यार से, ठीक है, हमें वॉर वगैरह नहीं लड़नी, हमें लड़ाई नहीं करनी, ठीक है। मतलब उसमें भी क्या है, पैसा खर्च होगा, इकोनॉमी वीक होगी, इससे अच्छा क्या है कि हम जो है वो प्यार से रूल करेंगे और जनता जो है ना वो डर की बजाय प्यार से काबू में ज्यादा रहती है और रिस्पेक्ट भी करती है। तो वो चीज उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाई। साथ साथ वो एक और प्रणाली लेके, उसे क्या बोलते हैं, दंड व्यवस्था। अब दंड व्यवस्था क्या है कि जो पर्सन लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा हम उसे टाइम टू टाइम वहां पे पनिश भी करते रहेंगे, ताकि जो राज्य है उसको चलाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन रहना चाहिए। तो इन चीजों पे चाणक्य ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और यही नहीं, इस तरीके से जो है ना अखंड भारत का निर्माण किया गया था उस टाइम पे, ठीक है, जब मौर्य वंश स्टैब्लिश किया गया था। तो वही चीज है। और ध्यान रखना, अखंड भारत का मतलब उस टाइम पे क्या था, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, क्योंकि साउथ की तरफ जनरली जो है ना कोई भी रूलर उस टाइम पे नहीं जा रहा था, क्योंकि साउथ पे अगर आप देखोगे उसी उनके कंटेम्परेरी बहुत अच्छे अच्छे रूलर्स वहां पे रहे हैं, ठीक है, जो बहुत पावरफुल भी थे। तो इसलिए कोई भी रूलर जो है ना उस टाइम पे साउथ की तरफ अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पा रहा था और करना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट अलग था, वहां के रूलर्स अलग थे, वो पहले से ही बहुत संपन्न थे, तो उनके साथ वॉर लड़ना भी इतना ईजी नहीं था। तो इसलिए सबके सब जो है ना हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की तरफ फोकस कर रहे थे। तो इस तरीके से एक स्टोरी रही है कौटिल्य की और चाणक्य की, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, पॉलिटिक्स भी सिखाई, गवर्नेंस भी सिखाई और बहुत सी टैक्सेशन पॉलिसी भी लगाई। क्योंकि देखो टैक्सेशन, मैंने आपको जब शुरुआत की थी तभी बताया था कि टैक्सेशन आज का काम नहीं है, वो बहुत पुराने टाइम चलता आता है। क्योंकि जब राजा भी कंट्रोल करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है अपने राज्य के अंदर, तो उसे भी फंड की जरूरत पड़ती है। वो भी जब मंत्री वगैरह रखेगा, उसकी सभा में जो भी लोग होंगे उनको सैलरी देनी पड़ेगी, यानी कि पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में उन्हें भी टैक्स की जरूरत पड़ती है। तो जो यहाँ पे चाणक्य थे, जो कि मंत्री थे उस टाइम पे, ठीक है, किनके, चंद्रगुप्त मौर्य के, वो उन्हें समझा रहे थे कि टैक्स किस तरीके से लगाया जाता है, किन किन लोगों पे टैक्स लगना चाहिए, कैसे कैसे टैक्स लगाया जाएगा। तो उस तरीके से क्या होगा कि जो हमारे पास पैसा आएगा और उस पैसे को हम लोक कल्याण में यूज कर सकते हैं, यानी कि सोशल वेलफेयर के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि लोगों का वेलफेयर हम वहां पे कर सके।
ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो चाणक्य है, ठीक है, वो एक तरह से टैक्स लॉज भी वहां पे क्रिएट करते हैं, यानी कि इकोनॉमी तो अच्छी करते ही हैं, टैक्स लॉज भी क्रिएट करते हैं, पॉलिटिकल अलायंस भी बनाने में हेल्प करते हैं और गवर्नेंस में भी हेल्प करते हैं। हर तरीके से कहीं ना कहीं वो सिक्योर रखते हैं किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को और उस एम्पायर को। अब थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेते हैं। लर्निंग फ्रॉम कौटिल्यास टैक्सेशन पॉलिसी, कि कौटिल्य टैक्सेशन पॉलिसी हम क्या क्या समझ सकते हैं, क्योंकि देखो इन्होंने और ही बहुत सी चीजें दी, उनके बारे में स्टडी नहीं करना, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे, इनकम टैक्स लॉस, यानी कि टैक्स लॉस पढ़ रहे हैं। जब टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उनके कंसेप्ट के अंदर टैक्स वाली बातों पे फोकस ज्यादा करेंगे। बाकी मैंने आपको ब्रीफ में एक स्टोरी इनको समझाई थी कि चाणक्य ने किस तरीके से बाकी चीजें भी क्रिएट यहाँ पे की थी। अब लर्निंग फ्रॉम कौटिल्य टैक्सेशन पॉलिसी, कौटिल्य ऑल्सो नोन एज चाणक्य, इनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, वाज अ रिनोन्ड एंशिएंट इंडियन इकोनॉमिस्ट, और एक जाने पहचाने इंडियन इकोनॉमिस्ट रहे हैं ये, फिलोसफर भी हैं एंड स्टेट्समैन हु ऑथर्ड द अर्थशास्त्र, जिन्होंने अर्थशास्त्र वहां पे लिखी थी। अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के बारे में बताया, इकोनॉमिक्स के बारे में बताया और गवर्नेंस के बारे में बताया, यानी कि इन्होंने सिर्फ अर्थशास्त्र में सिर्फ ये नहीं कि पैसे के बारे में समझाया, इकोनॉमी के बारे में समझाया, टैक्स के बारे में समझाया, इन्होंने यहाँ पे पॉलिटिक्स के बारे में भी समझाया है और गवर्नेंस के बारे में भी समझाया है। इन दिस सेक्शन वी डेल्व इनटू कौटिल्यास टैक्सेशन पॉलिसी, और इस सेक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कौटिल्य की टैक्सेशन पॉलिसीज के बारे में एज आउटलाइंड इन द अर्थशास्त्र एंड एनालाइज देयर रेलेवेंस इन टू मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम, और इसको कहीं ना कहीं हम जो है समझेंगे मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम से रिलेट करते हुए, यानी कि क्योंकि देखो पुरानी चीजें पुरानी थी, अब उस टैक्सेशन में हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़े और वो भी नए टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको एनालाइज करते हुए हम नई टैक्सेशन पॉलिसी को भी समझेंगे, ठीक है, यानी कि रिलेट करते हुए चलेंगे। बाय एक्समाइनिंग कौटिल्यास प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ड्रॉ वैल्यूएबल इंसाइट एंड लेसन्स फॉर कंटेम्परेरी टैक्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। तो जब हम टैक्सेशन की पॉलिसीज को समझेंगे जो कौटिल्य ने दी थी, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, कुछ चीजें समझ पाएंगे उस टाइम के टैक्स पॉलिसीज को लेके और प्रैक्टिसेस को लेके। इसके बाद क्या आता है, ओवरव्यू ऑफ कौटिल्य चाणक्य। हम ओवरव्यू समझते हैं कौटिल्य का और चाणक्य का। कौटिल्य प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड गवर्नेंस। जो कौटिल्य है, ठीक है, उनका एक अच्छा खासा इंपैक्ट रहा, एक तो इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर, दूसरा गवर्नेंस के ऊपर। इज अनपैरेलल्ड विद हिज लेगेसी एंड्यूरिंग थ्रू द एजेस बिलीव्ड टू हैव लिव्ड ड्यूरिंग द मौर्य एम्पायर, यानी कि जब तक मौर्य एम्पायर चला और आज भी हम उनकी पॉलिसी को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो मौर्य एम्पायर है और जो भारत है वो ज्यादा फ्लरिश कर रहा था सिर्फ इनकी पॉलिसीज की वजह से, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, चाहे वो इकोनॉमी की हो, चाहे वो टैक्स की हो। तो उन चीजों को हम आज भी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया था। कौटिल्य इन्फ्लुएंस ट्रांसकेंडेड हिज लाइफ टाइम, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क ऑन द फैब्रिक ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड शेपिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल थॉट। और यही नहीं, जो कौटिल्य थे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे डिवोट कर दी कि कैसे वो इंडियन सोसाइटी को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, इकोनॉमी के नाम पे, ठीक है, या फिर पॉलिटिक्स के नाम पे, गवर्नेंस के नाम पे, ताकि जनता को और ज्यादा सहूलियत हो। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ये सिखाया था कि हमें रूल करना है बट एक अच्छे तरीके से, क्योंकि रूलर्स तो पास्ट में भी आए हैं लेकिन उन्होंने जनता को सिर्फ लूटा है, जनता को कुछ नहीं दिया, उनका सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशी में खर्च किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे महापद्मानंद की और उसके बेटे धनानंद की, ठीक है, अगर हम दोनों की बात करते हैं तो उन्होंने सारा पैसा जो जनता से इकट्ठा किया था वो सिर्फ अपनी आर्मी बिल्ड करने में, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में या फिर अपनी अय्याशियों में खर्च किया था, ना कि जनता के वेलफेयर में। लेकिन हमें वो पैसा खर्च करना है जनता के वेलफेयर में ताकि जनता क्या रहे, खुश रहे, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं हिज सेमिनल वर्क। जब हम सेमिनल वर्क को स्टडी करते हैं उनके द अर्थशास्त्र स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट टू हिज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो ये काफी अच्छी बुक उभर के आती है, एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच टू स्टेटक्राफ्ट ऑफरिंग इनवैल्यूएबल साइट्स इनटू पॉलिटिकल थ्योरी, जहां पे हम अलग अलग पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करते हैं कि पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है। इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात करते हैं कि भाई पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक इकोनॉमी को चलाने के लिए, तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट किस तरीके से हो, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, और जो प्रशासन है वो किस तरीके से काम करना चाहिए, उनके बारे में उन्होंने काफी अच्छे तरीके से बताया, खासकर इकोनॉमिक्स के बारे में, क्योंकि हम सब जानते हैं हम इकोनॉमिक्स पढ़ते ही इस वजह से हैं क्योंकि
जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड, लेकिन हमारी जो वांट्स हैं और जो डिजायर्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड। और उसको फुलफिल करने के लिए वो रिसोर्सेज कभी भी हमें कंप्लीट नहीं पड़ते। तो उस चीज की वजह से इकोनॉमिक मैनेजमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे प्ले करते हैं। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस प्रैक्टिसेस की, तो वो बिल्कुल भी, एक तो जब हम इन प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं तो वो करप्ट नहीं होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ताकि जनता उनका पूरी तरीके से यूज कर पाए और जनता को सहूलियत मिले। इसके बाद क्या आता है, कौटिल्याज एक्सेंट टू प्रोमिनेंस वाज मार्क्ड बाय हिज रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ नॉलेज। जो भी इनकी नॉलेज थी, एक तो उन्होंने पूरी बांटनी शुरू कर दी, ठीक है। सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य को एजुकेट किया, उन्होंने अपने अंदर और भी जो उनके स्टूडेंट्स थे उनको भी एजुकेट किया, ताकि वो इन फ्यूचर उस राज्य को, उस इकोनॉमी को संभालने में हेल्प कर पाए। स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो पूरी ताकत से लगी हुई थी कि कैसे हम स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर पहुंचा पाए, यानी कि लोगों का ज़्यादा कल्याण करे, बेनिफिट हो, ठीक है, लड़ाई झगड़े में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। इसलिए हम देखते भी हैं, ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो हमारे और भी रूलर्स आते हैं, चाहे वो बिंदुसार हो, अशोका हो, ठीक है, वो सब भी जो है ना वो सिर्फ वेलफेयर के ऊपर फोकस करते हैं। हाँ, इनिशियल स्टेज पे थोड़ी बहुत वायलेंस करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वही बात है ना कि कुछ लोग जो है ना वो लातों के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते। तो वही सेम चीज है कि रूलर्स की लाइफ हमेशा जो है ना वो अच्छी हो जरूरी नहीं है, ठीक है। एक तो होता है कि हम खुद ही वॉयलेंट हैं, इसलिए हम जो है हर एक राज्य पे कब्जा करने के लिए जो युद्ध है उसका सहारा लेते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था। बट कई लोग अगर जबरदस्ती करेंगे तो भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब भारत देखो कितना शांतिपूर्ण देश है, लेकिन वहीं पे अगर हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को भारत के साथ, ठीक है, तो भाई कभी ना कभी उसकी उलझुल हरकतें सामने आती रहती है कि भाई कभी कहीं पे हमला कर दिया, कहीं पे बम ब्लास्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे केस में जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आर्मी के इतने सारे लोग मार जाते हैं, हमारे इतने जवान शहीद हो जाते हैं, ठीक है, तो भाई उनको जवाब देना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, इनकी हरकतें और बढ़ती चली जाएंगी। तो इसलिए जो है ना हमें भी एक्शन लेना पड़ता है। तो वही सेम चीज है कि चाहे वो अशोका की हिस्ट्री हो, उन्होंने भी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वॉर लड़ी थी, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि भाई खून खराब बहुत हो गया है, तो उन्होंने ये सारी चीजें क्या कर दी, छोड़ दी। वही सेम चीज यहाँ पे है कि जो कौटिल्य है उनका मेन मकसद क्या था कि किसी भी तरीके से वेलफेयर होना चाहिए स्टेट का, चाहे वो अच्छी पॉलिटिक्स को लेके हो, ठीक है, अच्छी स्ट्रेटजीज हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर इकोनॉमी हो, हर तरीके से स्टेट का वेलफेयर होना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या आता है, एज अ स्कॉलर कौटिल्य डेल्व्ड इनटू डाइवर्स फील्ड ऑफ स्टडी। यही नहीं, एज अ स्कॉलर जब कौटिल्य पढ़ रहे थे उन्होंने और भी बहुत डीप में स्टडी करी, रेंजिंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा महारत हासिल करी, वहां पे बहुत सारी पॉलिसीज दी, पॉलिटिकल साइंस से बहुत सारी पॉलिसीज दी, टू एथिक्स एंड फिलोसफी दी उन्होंने बहुत सारी, ओनिंग हिज इंटेलेक्ट एंड डेवलपिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरसीज ऑफ गवर्नेंस। और यही नहीं, उन्हें जो गवर्नेंस है उन्हें उसके भी अलग तरीके दिए कि कैसे एक पर्सन सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट कर सकता है, और यही नहीं, समाज को एक भलाई की तरफ लेके जा सकता है। तो वो सब चीजें कौटिल्य के राज्य में हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। और उन्होंने सिर्फ ऐसा ही नहीं, बहुत सारी थ्योरीज लिखी भी, ताकि जो आने वाले रूलर्स भी हैं वो भी अगर उन्हें पढ़े तो समझें कि रूल किस तरीके से किया जाता है। इसके बाद कुछ और पॉइंट थे, ही इमर्ज एज अ ट्रस्टेड एडवाइजर एंड कॉन्फिडेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो एक एडवाइजर थे, किन के लिए, चंद्रगुप्त के लिए, और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, जो फाउंडर थे किसके, मौर्य एम्पायर के। आप कह सकते हो कि जो चाणक्य है और चंद्रगुप्त मौर्य हैं, दोनों ने मिलके मौर्य एम्पायर क्रिएट किया था। ये दोनों ही फाउंडर थे किसके, मौर्य एम्पायर के। दोनों अगर नहीं मिलते तो फिर मौर्य एम्पायर का क्रिएशन बहुत ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि पावर किसकी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की, लेकिन दिमाग किसका था, चाणक्य जी का, और दोनों ने मिलके रूल किया भारत के ऊपर। और यही नहीं, एक सोशल वेलफेयर के ऊपर भी अच्छे तरीके से काम किया यहाँ पे। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं, जैसे कि राजधर्म।
अब राजधर्म क्या है, एक तरह से जो चाणक्य हैं उन्होंने यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को राजधर्म सिखाया कि राजधर्म क्या होता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटी ऑफ रूलर, कि रूलर जो है ना उसकी ड्यूटी क्या होती है, उसे कैसे सोसाइटी के लिए सर्व करना होता है, काम करना होता है, किस तरीके से पॉलिटिकल अलायंस क्रिएट करने होते हैं, कैसे एक इकोनॉमी को अच्छा किया जा सकता है और कैसे अच्छा करना चाहिए। तो वो सब चीजें चंद्रगुप्त मौर्य को समझाई, विच एम्फसाइजेस अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल गवर्नेंस, की गवर्नेंस हो लेकिन अच्छे तरीके से होनी चाहिए, वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे, ठीक है, और वेलफेयर हो लोगों का हर तरीके से, ये बहुत जरूरी है। और ये सब क्या होते हैं, ड्यूटी ऑफ रूलर यानी कि राजधर्म। इसके अलावा आखिरी पॉइंट क्या आता है, कंसेप्ट ऑफ डंडा। अब डंडा का मतलब क्या है, पे दंड बोलते हैं इसे, इंग्लिश में लिखा हुआ है ना तो दंड बोलते हैं, यानी कंसेप्ट ऑफ दंड। इस बात का मतलब है कि कोई पर्सन अगर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, यानी कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, कोर्शन एंड पनिशमेंट। जैसे कि आज भी हम देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के पुलिस है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हमने बनाई है उसके लिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर तरीके से क्या रहे, मेंटेन रहे, और जो फॉलो नहीं करेगा उसे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, ठीक है। तो वही चीज है, लेकिन हम आज ये भी देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर भी ना, चाहे हमारा इंडिया ही क्यों ना हो, प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं है, लोग बहुत डरे हुए रहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो जाता है, ठीक है। जो क्राइम कर भी रहे हैं उन्हें प्रॉपर सजा नहीं मिलती, वो छूट जाते हैं, या तो लूप होल्स की वजह से लॉ के अंदर, या फिर पैसों की वजह से, करप्शन की वजह से, पावर की वजह से। तो बहुत सी दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और इसी को मेंटेन करने के लिए जो है ना दंड व्यवस्था बनाई गई थी। किस टाइम पे, मौर्य एम्पायर के टाइम पे, ताकि लोग जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़े ना, ठीक है। और अगर बिगाड़ रहे हैं कुछ लोग तो उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि बाकी लोग जो हैं उस सजा को देख के ही कांप जाएं कि भाई नहीं, ये क्राइम तो नहीं करना चाहिए हमें, वरना सजा बहुत भयंकर मिलती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है, और आपको समझ में आया स्टोरी के बारे में, कैसे मौर्यन एम्पायर इतना ज़्यादा डेवलप हुआ था, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे अगले टॉपिक को, और वहाँ पे हम बात करेंगे कि जो टैक्सेशन पॉलिसी थी कौटिल्य की, उसका प्रेजेंट डे जो टैक्सेशन पॉलिसी है उससे क्या रिलेशन है, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया है। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई भी सजेशन हो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उन क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला उसे सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है।